नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। आज देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। मंदिरों में कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी कामना है कि ये त्यौहार सभी के जीवन में सुख और समृद्धि का संचार करे। तालिबान ने अमेरिका को अपनी सेना और लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया। तालिबानी प्रवक्ता मुजाहिद ने अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति सालेह पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। उधर अमेरिका ने कहा कि 31 अगस्त को अमेरिका से अपनी सेना को पूरी तरह से निकाल लेगा। काबुल में अमेरिका का निकासी अभियान काफी तेजी से चल रहा है। करनाल में लाठीचार्ज को लेकर सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम आवास पर करीब 2 घंटे तक बैठक चली। कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर बातचीत की गई। बैठक में गृह सचिव, डीजीपी, सीआईडी के आला अधिकारी मौजूद रहे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज करना गलत है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। जो भी गलत होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र में सांसद नायब सैनी ने कहा कि किसानों के माध्यम से कांग्रेस का प्रदेश माहौल खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि बिलों में ऐसा कुछ नहीं है जो किसानों के खिलाफ हो। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की सरकार नहीं सुन रही, एमएसपी के नाम पर लूट हो रही है। टिकैत ने कहा कि सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे। इसके साथ ही टिकैत ने कहा कि करनाल के एसडीएम आईएएस सरकारी तालिबानी अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारी की हरियाणा में नहीं, नक्सली इलाके में पोस्टिंग होनी चाहिए। इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। करनाल मामले पर एसडीएम के वीडियो वायरल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिस अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है उसकी जांच पर कार्रवाई करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसी अधिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिए। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकतंत्र में लाठियों से आवाज दबाई नहीं जाती। सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। राज्यपाल सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार देश में सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार है। सबसे ज्यादा आवाज कुचलने का काम हरियाणा सरकार ने किया। लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी पर तुरंत कार्रवाई की जाए। दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस शुरू से किसानों के साथ खड़ी है। बसताड़ा टोल पर हुई घटना के बारे में डीसी निशांत कुमार ने कहा कि जाम खुलवाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। एसडीएम की भाषा पर खेद प्रकट किया। एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा कि रायपुर जुटाना के किसान सुशील हार्ट अटैक से मौत हुई है। एसपी ने कहा कि कुछ लोग धार्मिक आधार पर पुलिस कर्मियों को निशाना बना रहे हैं। एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक पुलिस अधिकारी को गोली मारने की धमकी दी गई। प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। चंडीगढ़ में 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू होगी। धान की खरीद के लिए 199 मंडियां नोटिफाइड की गई। धान की खरीद के लिए 1940 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया गया। वहीं मक्का और बाजरे की खरीद के लिए भी मंडियां नोटिफाइड की गई, जिसमें 48 से 72 घंटे में फसलों का भुगतान होगा। कृषि अधिग्रहण बिल को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भूमि पोर्टल के जरिए सरकार ने अब तक 850 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने एक साथ मेगा वैक्सीनेशन कैंप पर पहुंचकर लोगों का हौसला बढ़ाया, उन्हें वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने देश में मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। अब तक देश में 62 करोड़ लोगों का वैक्सीनेट किया जा चुका है, जो कि सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फरीदाबाद में अब तक 14 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। शहर में जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए। गुरुग्राम के सौंदर्यीकरण के लिए अब निगम ने एक्शन प्लान तैयार किया है। जल्द ही चंडीगढ़ की सुखना लेक के तर्ज पर गुरुग्राम के जोहड़ों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। निगम ने अब तक गुरुग्राम में 4 तालाब चिन्हित किए हैं, जिनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। निगम के मुताबिक इन तालाबों के आसपास ट्रैकिंग पार्क, झूले और बोटिंग की व्यवस्था भी होगी। मेयर मधु आजाद ने बताया कि निगम का उद्देश्य है कि गुरुग्राम को टूरिज्म प्लेस में डेवलप किया जाए। इसके साथ ही जगह संरक्षण को देखते हुए तमाम तालाबों का सौंदर्यीकरण होगा। इसके लिए निगम की हाउसिंग की बैठक में पार्षदों ने मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद सुखराली और बसई के तालाब के सौंदर्यीकरण की शुरुआत की गई। करनाल में कर्नल एक स्टेडियम में खेलो हरियाणा प्रतियोगिता के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खेलो इंडिया में हरियाणा को मेजबानी करने का मौका मिल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी 2022 में खेलो इंडिया प्रतियोगिता पंचकुला में कराई जाएगी। प्रदेश में 6 जिलों में करीब 10,000 खिलाड़ियों के लिए खेलो हरियाणा का आयोजन किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए स्टेडियम में हर सुविधा प्रदान की जा रही है। गुरुग्राम में जीएमडीए और नगर निगम में तालमेल नहीं बन रहा। दोनों विभागों में आपसी टकराव से जनहित के काम अधर में है। नगर निगम की मेयर मधु आजाद ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखकर पानी, सड़क, सीवर के अधिकार वापस लेने की गुहार लगाई। मेयर मधु आजाद ने आरोप लगाया कि जीएमडीए के मेयर और पार्षदों की सुनवाई नहीं होती। साथ ही कहा कि जीएमडीए के अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते फाइलें लंबित पड़ी हैं। बल्लभगढ़ के फवारा चौक के सौंदर्यीकरण का कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिलान्यास किया। श्री गुरु बृहस्पति देवाय ट्रस्ट सौंदर्यीकरण का कार्य करेगा। इसके लिए मूलचंद शर्मा ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। मूलचंद शर्मा ने कहा कि शहर को सुंदर बनाने के लिए शहरवासी सहयोग करें। सरकार की तरफ से विकास कार्यों में कोई कमी नहीं होगी। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अंबाला के कई इलाकों में लगातार कोरोना सेफ्टी किट्स बांट रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने निर्देश पर अंबाला शहर के सुल्लर गांव में कोरोना सेफ्टी किट्स घर घर बांटी गई। कोरोना की पहली लहर में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा द्वारा अंबाला की शहरी और ग्रामीण इलाकों का सैनिटाइज कराया गया और घर घर सैनिटाइजर की बोतलें भी वितरित की गई। कोरोना की दूसरी लहर में भी ग्रामीण और शहरी इलाकों में सैनिटाइजेशन के साथ साथ कोरोना सेफ्टी किट्स भी घर घर बांटी गई थी। कैथल में चोरों के आतंक देखने को मिल रहा है, जहां चोरों ने एक रात में 6 दुकानों के चोरी की। चोरों ने दुकानों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। लाखों की नकदी और कीमती सामानों पर हाथ साफ किया। बल्लभगढ़ में सटे सेक्टर 25 में ड्यूटी में तैनात सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। मृतक गार्ड गुड्डू सेक्टर 25 स्थित रेमको स्टील कंपनी में HISS कंपनी के पेरोल पर बतौर गार्ड तैनात था। कंपनी के सामने नाले में गिरने से उसकी मौत हो गई। मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवाया। फतेहाबाद के गुना इलाके में संतुलन बिगड़ने से एक कार नहर में जा गिरी। इस हादसे में 4 साल की बच्चे समेत एक महिला की मौत हो गई, जबकि कार का चालक सुरक्षित बच गया। हादसे के बाद बच्चे का शव नहर से बरामद कर लिया गया, लेकिन महिला का शव अब तक बरामद नहीं हुआ। गोताखोर महिला के शव की तलाश में जुटे। बहादुरगढ़ में ट्रेन के आगे कूदकर हत्या का मामला सामने आया। GRP के मुताबिक देर रात करीब 10:30 बजे आसोदा रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति ने एक्सप्रेस के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली।
जिसकी सूचना ट्रेन के ड्राइवर ने जीआरपी को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की शिनाख्त की, जिसमें पता चला कि मृतक सोनीपत का रहने वाला है, निवासी राधेश्याम। वो शाम को करीब 5 बजे अपने घर से निकला था। मृतक ने आत्महत्या क्यों की, इसका अब तक खुलासा नहीं हो सका। निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत ने कहा कि जो लोग जनता द्वारा चुनकर प्रतिनिधियों की गाड़ियों को तोड़ते और उपद्रव करते हैं, वो किसी भी सूरत में किसान नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार नहीं होती तो किसानों की और लोगों की ये दुर्दशा नहीं होती। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐसे नेता हैं जो कि किसानों का भी भला कर रहे हैं और जवानों का भी भला कर रहे हैं, वही खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। पलवल में दुष्कर्म और जानलेवा हमला करने के मामले में एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम के साथ मारपीट कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और पैर पर मारने के मामले में आरोपी को पकड़ा। पुलिस का कहना है कि आरोपी के अन्य साथी अब भी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं, जिन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार, मारपीट, दुष्कर्म और जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज। पुलिस टीम जैसे अपराधियों के घर पहुंचे तो घर वालों ने पुलिस को देखते ही गाली गलौज शुरू कर दी। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव निवासी किसान के 12 वर्षीय बेटे तनिष्क की यमुना में सिर पर वार पर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक बच्चा गुरुवार की शाम करीब 5:30 बजे घर से साइकिल चलाने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। रोहतक में विजयनगर में ट्रिपल मर्डर के मामले में चौथी घायल लड़की ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लड़की की गर्दन में गोली लगी थी। प्रॉपर्टी डीलर, पत्नी और सास की गोली लगने से मौत। पलवल में शादी का झांसा देकर 26 वर्षीय महिला का 4 वर्ष तक दुष्कर्म किया गया। महिला के गर्भवती होने पर आरोपी ने उसका गर्भपात करा दिया। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी के परिवार ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। कैंप थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। इसी के चलते सिरसा में नागरिक स्थित स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का पिछले 2 दिन से ट्रायल जारी। इससे तैयार ऑक्सीजन की सैंपल जांच के लिए लैब भेजे जाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद लाइन के माध्यम से वार्डों में प्लांट की ऑक्सीजन पहुंचना जल्दी ही शुरू हो जाएगा। पानीपत में असंध रोड पर किन्नरों की स्कूटी गाड़ी से टकराई, जिसके बाद किन्नर साथियों संग मिलकर बुजुर्ग की पिटाई कर दी गई और मौके से किन्नर फरार हो गए। गुरुग्राम के बादशाहपुर में 9 दुकानों में चोरी के मामले सामने आए। थाने में 20 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया। 2 रेस्टोरेंट और मोबाइल शॉप को निशाना बनाया गया। बेकरी शॉप में भी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। गुरुग्राम रोड स्थित पाली चौकी के पास रेड क्रॉस द्वारा वाहनों की पार्किंग के लिए दी गई जमीनों को लेकर विवाद शुरू हो गया। गांव पाली के लोगों ने पार्किंग को अवैध बताते हुए पार्किंग मालिक पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने पार्किंग स्थल पर जाकर विरोध शुरू कर दिया। पाली क्रेशर जोन के प्रधान का कहना है कि यह जमीन उनके गांव की है। रोहतक के पीजीआई में महिला पुलिसकर्मी की दबंगई का मामला सामने आया, जहां वार्ड 5 में इलाज के दौरान हुई कहासुनी के बाद महिला पुलिसकर्मी ने एक जूनियर डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में एक मरीज का इलाज कराने पहुंची थी, लेकिन जब डॉक्टर्स ने उन्हें बाहर जाने को कहा तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया। डॉक्टर ने काम करने से मना कर दिया और कहा कि जब तक पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक काम नहीं करेंगे। पृथला क्षेत्र के गांव सोतई के सरपंच पर करोड़ों की गबन का आरोप। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि गांव में निर्वर्तमान सरपंच ने करीब 21 करोड़ का घोटाला कर दिया है। विकास के नाम पर इस गांव में कुछ भी नहीं हुआ। पृथला विधायक विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक
टेकचंद्र शर्मा ने कहा कि जब सरपंच ने ये घोटाला किया तो उन्होंने इस मामले में अधिकारियों से लगातार संपर्क साधा, लेकिन सिर्फ भरोसा मिला। टेकचंद शर्मा ने की माने तो अधिकारियों की भी मिली भगत दिखाई देती है। गांव के पूर्व सरपंच सुभाष शर्मा की माने तो उनके सरपंच ने विकास कार्यों के नाम पर 20 करोड़ 48 लाख रुपए का घोटाला किया। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए एक शॉप शूटर झज्जर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान हो चुकी है। पुलिस के अनुसार रवि अपराधी किस्म का युवक है जो कि काला जडेड़ी लाइसेंस बिश्नोई गैंग का शॉप शूटर है। पुलिस की गिरफ्तारी में आने के बाद रवि उर्फ भोला ने करीब 9 महीने पहले युवक की हत्या की बात कबूली। 3 दिन की रिमांड के दौरान उससे हत्या में उपयोग की गई पिस्टल भी पुलिस ने बरामद कर ली। गुरुग्राम के मानेसर में एक कार में अचानक आग लग गई जिससे हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 1 में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग लगने के दौरान कई कार भी वहां मौजूद थी जिससे किसी को हताहत की खबर तो नहीं। वहीं अब तक आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। देश की पहली अर्जुन अवॉर्डी रेसलिंग पहलवान और वर्तमान में फतेहाबाद में डीएसपी के पद पर कार्यरत गीतिका पर उनके चाचा ने मारपीट का आरोप लगाया। चाचा प्रकाश वीर सिंह ने अग्रोहा थाने में शिकायत दर्ज की। डीएसपी गीतिका और भट्टू कला में तैनात नायब तहसीलदार बलराम, उनके पिता सत्यवीर और फतेहाबाद पुलिस के 2 कर्मचारी ने जबरदस्ती उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की। प्रकाश वीर के अनुसार सभी आरोपी फतेहाबाद पुलिस की सरकारी गाड़ी में सवार होकर उनके घर पर आए और मारपीट की। इस मामले की अग्रोहा पुलिस की शिकायत दी गई है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया। फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में 12 वर्षीय बच्ची की हत्या की गुत्थी को डीएलएफ क्राइम ब्रांच और थाना पल्ला पुलिस ने सुलझा दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी राम किशोर उम्र 24 साल और उसका 12 वर्षीय नाबालिग साथी नदी किनारे मछली देखने के लिए पहुंचा था। वहीं मृतक बच्चा भी घूमने के लिए पहुंचा था जिसने किसी बात को लेकर राम किशोर को गाली दे दी, जिसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ। ओलंपिक गोल्ड विजेता गोल्डन बॉय पानीपत के गांव पसीना खुद पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का स्वागत करने के लिए विशेष तौर पर पहुंचे। नीरज चोपड़ा ने कहा कि खिलाड़ी को सम्मान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके लिए उन्हें मोटिवेशन मिलता है। उन्होंने कहा कि सम्मान के साथ साथ खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देना भी बहुत जरूरी है। नीरज चोपड़ा ने हरियाणा सरकार को धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार खेलों का अधिक महत्व दे रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में युवा जवेलिन थ्रो को खेल को समझ रहे हैं और आने वाले समय में इसको अधिक से अधिक महत्व भी दिया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के खाते में एक और मेडल आ गया है। पैरा एथलीट निशात कुमार ने पुरुषों के हाई जंप के मुकाबले में रजत पदक जीता। निशात कुमार ने पहली कोशिश में 2.02 मीटर की जंप की थी, दूसरे प्रयास में 2.06 मीटर की जंप की। इसकी जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना बेन पटेल ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। भाविका पैरालंपिक खेलों में टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भाविका के पास आज गोल्ड जीतने का मौका था, लेकिन इस खिताबी मुकाबले में उन्हें चीन की इंग के हाथों हार मिली। आईसीएचआर की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव समारोह में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने को लेकर राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि देश के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिलों से आप कैसे निकालेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट के पास एक बार फिर से धमाका हुआ। काबुल एयरपोर्ट के पास ख्वाजा बघरा इलाके में एक आदिवासी
घर में रॉकेट जाकर गिरा। 3 दिन पहले ही सिलसिलेवार धमाके में राजधानी काबुल दहल गया था। काबुल एयरपोर्ट के पास गुरुवार को एक बार फिर से कई धमाके हुए थे, जिसमें से 169 अफगानिस्तान नागरिकों, 13 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई थी। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा कुल मामले। कुल मरीजों की संख्या 3,27,00,000 के पार। केरल में कोरोना का फिर कहर बढ़ने लगा। 24 घंटे में 31,265 नए मामले सामने आए, जबकि 153 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,831 नए मामले सामने आए। एक दिन में 126 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए। एक दिन में 48 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना पिछले 24 घंटे में 11 नए मामले सामने आए। एक दिन में 1 मरीज की मौत। प्रदेश में एक्टिव केस 657। पेट्रोल और डीजल पर महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए गैस के लिए भी ज्यादा कीमतें चुकाना होगा। दिल्ली में अब सीएनजी 45 रुपये 20 पैसे प्रति किलो मिलेगी। तो वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लिए पीएनजी के दामों में इजाफा हुआ। इन तीनों शहरों में 30 रुपये 86 पैसे प्रति एसएम के हिसाब से पीएनजी मिलेगी। ड्रग्स मामले में लंबी पूछताछ के बाद अभिनेता अरमान कोहली को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। शनिवार शाम को एनसीबी ने अरमान कोहली के घर से छापेमारी की। इस दौरान ड्रग्स बरामद की।